मॉर्निंग, मैं कुणाल कुमार अमाया जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत सारे ब्रिटिशों के द्वारा लाए गए एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े, फिर पिट्स इंडिया एक्ट पढ़े, फिर अभी चार्टर अधिनियम पढ़ रहे हैं। तो उसी में एक जो अगला चार्टर अधिनियम था 1793 के बाद जो चार्टर अधिनियम आया था वो आया था 1813 का चार्टर अधिनियम। तो 1793 में सबसे पहले कंपनियों के कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये 20 वर्ष के कार्य इसलिए बढ़ा दिए गए थे क्योंकि ब्रिटिश में बहुत सारे व्यापारी भारत में व्यापार करने की विशेष मांग कर रहे थे महारानी के पास जाकर। तो कंपनी ने उन सारी को बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया, सबसे पहले कंपनी के कार्यों को ही 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। तो अगला जो एक्ट आएगा वो 1813 में एक्ट आएगा। जब 1813 का एक्ट आया था तो उस समय बहुत सारी बातें थी। कंपनी क्या की कि पुनः एक बार फिर अपने कार्यों को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दी। इसके अलावा कंपनी ने भारतीयों के पक्ष में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने की बात कही गई। वो जो शिक्षा पे खर्चा होगा वो साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में खर्चा होगी, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष। ये भारत के लिए सबसे अहम बात थी और उसमें भारतीयों को, जो शिक्षित भारतीय थे, जो कहीं बाहर जाके पढ़ते थे या फिर भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा कंपनी का एकाधिकार जो भारत पर था वो समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी व्यापारी, कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में आकर अपना व्यापार कर सकता था। इसके लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ता था, महारानी के पास से एक अध्यादेश लेके आना पड़ता था और भारत में वो व्यापार कर सकता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की पाबंदियां थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि सिर्फ 2 व्यापार को छोड़कर बाकी जितने भी व्यापार हैं वो कोई भी कर सकता है। वो 2 व्यापार कौन सी थी? पहला व्यापार था कि चाय का व्यापार जो करेगी वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, और दूसरा चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार, ये दोनों व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके अलावा जितने भी सारे व्यापार है उसमें कोई भी आके भागीदार कर सकता है। इसके अलावा भारत में रह रहे ईसाइयों के लिए भारत में गिरजाघर की व्यवस्था कराई गई और ब्रिटिश से 3 पादरियों को नियुक्त किया गया भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। ईसाई मिशनरीज की स्थापना 1813 के चार्टर अधिनियम में ही किया गया था। इसके अलावा कंपनी के सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के सैनिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों से प्रॉफिट होती थी, मुनाफा होती थी, उसका 10.5% भाग ही अब ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। बाकी सारे जो होंगे पैसे वो ब्रिटिश के पास चले जाएंगे। कंपनी को बहुत सारी इसमें खर्च का सामना करना पड़ता था, बहुत सारे पैसे जो होने पड़ते थे वो अपने अधिकारियों को देना पड़ते थे। इसीलिए महारानी ने क्या किया कि कंपनी का एकाधिकार ही समाप्त कर दिया, सिर्फ 2 व्यापार को छोड़कर। कौन कौन? चाय का व्यापार और चीन के व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो व्यवस्था थी 1813 में जो ये चार्टर एक्ट आया हुआ था, ये उसके लिए काफ़ी मजबूत कड़ी भी साबित हुई, क्योंकि भारत में आमदनी के सबसे बड़े स्रोत चाय के ही स्रोत थे। तो जो चाय का स्रोत वो चीन के साथ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी छोटे मोटे जितने भी क्षेत्र पे कंपनियों के अधिकार थे, आप कहीं से आके उस पर अधिकार करके बिजनेस करके कुछ भी कीजिएगा तो थोड़ा बहुत टैक्स तो कंपनी को देना पड़ता था, क्योंकि वो क्षेत्र तो पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। इसी के लिए इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी हुआ, क्योंकि ना ही रख रखाव का खर्चा था, ना ही व्यक्तियों का खर्चा था, ना ही मुनाफे का खर्चा था। इसके अलावा 1813 में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या 29,000 करने की बात 1813 के चार्टर एक्ट में ही कर दी गई थी। इसीलिए 1813 का एक्ट जो था वो कंपनियों के दृष्टिकोण से काफ़ी सही था। इसके बाद जो एक्ट आएगा वो 1833 में एक्ट आएगा। 1833 के एक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल होंगे वो चेंज हो जाएंगे और उस टाइम बन जाएंगे भारत के गवर्नर जनरल। तो भारत के जो गवर्नर जनरल बन जाएंगे वो बन जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये 1833 के एक्ट में आएगा। तो हमने आज पढ़ा 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 चार्टर एक्ट जो आया था उसमें 2-4 बातें ही थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर अगला जो एक्ट आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।